आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो का मेरा मेन टारगेट है क्लास 10th साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं तथा ये कितने प्रकार के होते हैं, सभी का परिभाषा और सभी का एग्जाम्पल आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया और इसके प्रकार आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछने को आता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसके प्रकार को बताइए और साथ ही साथ उन्हीं प्रकारों में से कुछ प्रकारों का आपसे पूछ लेगा डेफिनेशन और साथ ही साथ एग्जाम्पल, तो आप कैसे लिखेंगे। तो आज के इस वीडियो में सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों को हम डिटेल से अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, इसलिए आप सभी लोग हमसे बने रहें, ठीक है, और वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ध्यान देंगे, रासायनिक अभिक्रिया में आपको ऐसे बोलना है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ, क्या चीज़, जब दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नया उत्पाद बनाता है तो इस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। आपको बता दूं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को बोलते हैं अभिकारक पदार्थ, लेकिन अभिक्रिया के बाद जो नया चीज़ बनता है उसको बोलते हैं उत्पाद, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, इसमें ऐसा बोलना है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नया उत्पाद बनाता है तो इस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जो मैंने बोला है वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नया उत्पाद बनाता है तो यह प्रक्रिया ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। आपको बता दूं कि इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कोई भी रासायनिक समीकरण को आप लिख दीजिए, वही इसका एग्जाम्पल होगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास नाइट्रोजन है और साथ ही साथ क्या है, हाइड्रोजन है। जब इसकी हम रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो इस कंडीशन में NH3 अमोनिया प्राप्त हो जाएगा। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करो, यहाँ पे N यानी नाइट्रोजन 2 ठो है, यहाँ 1 है, इसको 2 करने के लिए यहाँ पे 2 लिख दिए। लेकिन हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गई, 3 दूनी 6, यहाँ पे केवल 2 है, इसको 6 करने के लिए हम 3 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ पे 3 दूना 6 यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन को जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराई गई तो उसके बाद नया पदार्थ बना, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। बता दूं कि यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभिकारक पदार्थ हैं। कौन है, अभिकारक, क्योंकि अभिक्रिया में ये भाग लिए हुए हैं। लेकिन अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुछ समय के बाद में एक नया पदार्थ बनाया है अमोनिया, इसको हम बोलेंगे उत्पाद। क्या बोलेंगे, उत्पाद, ठीक है। तो अभिकारक का मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे, लेकिन उत्पाद का मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्राप्त होगा, ठीक है। आपको बता दूं कि पूछता है कभी कभी कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो आप उसको कैसे बताएंगे। इसमें आप ये बताएंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों को जिस समीकरण से या जिस सूत्र से दिखाते हैं उसी समीकरण को हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण, ठीक है। अगर समीकरण के बारे में बात करेगा तो आप सीधे बोलेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों को जिस सूत्र से दिखाते हैं या जिस समीकरण से दिखाते हैं उसी को हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया का ये डेफिनेशन है, साथ ही साथ इसका एग्जाम्पल, ठीक है। अब समझिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। किसके, तो रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। तो पहला है संयोजन अभिक्रिया। कौन सा, संयोजन अभिक्रिया, आपको बिल्कुल भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दूसरा जस्ट इसके अपोजिट है वियोजन अभिक्रिया। कौन सा, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। अगला है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा, विस्थापन अभिक्रिया। मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग भी इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, ठीक है। अगला है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अगला है ऊष्मा शोषी। कौन सा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है।
जब आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा छठवां ऑक्सीकरण। कौन सा? ऑक्सीकरण का एक और नाम है क्या? उपचयन। ठीक है, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। एक और इसका बड़ा भाई है जिसको हम बोलेंगे अपचयन, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे उपचयन अलग है और अपचयन अलग है। कभी कभी आप गलती से दोनों को एक ही मत मान लीजिएगा। अगर उपचयन बोल रहा है तो समझेंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया की बात हो रहा है, लेकिन अपचयन बोलेंगे तो समझेंगे कि ये ऑक्सीकरण नहीं है। ठीक है, इसके आगे है रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सा? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो टोटल 8 रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन, तीसरा विस्थापन, इसका एक और नाम है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आगे है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया, फिर अपचयन अभिक्रिया, साथ ही साथ रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे समझाते हैं सबके बारे में डिटेल से। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक, अब समझिए संयोजन अभिक्रिया क्या होती है इस बारे में। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया, पहला संयोजन अभिक्रिया, इसमें आपको ऐसे बोलना है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एकल उत्पाद बनाता है तो इस रासायनिक अभिक्रिया को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें अभिकारकों की संख्या एक से अधिक होना चाहिए, लेकिन उत्पादों की संख्या केवल एक होना चाहिए। तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। इसका डेफिनेशन मैं लिख दे रहा हूँ ना, कि जब लिखते हैं, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ, अभिकारक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके, आपस में अभिक्रिया करके, क्या करके? अभिक्रिया करके एकल उत्पाद बनाता है, एकल उत्पाद बनाता है, तो यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। कौन सा? संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, यानी एकल का मतलब होता है कि केवल एक ठो। ठीक है, यानी कि इसमें अभिकारकों की संख्या एक से अधिक होना चाहिए, लेकिन उत्पाद की संख्या केवल एक ठो ही होना चाहिए। तो इसी प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास है अमोनिया NH3, जब इसका हम अभिक्रिया कराएंगे HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो इस कंडीशन में प्राप्त हो जाएगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसको बोलते हैं अमोनिया, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साथ ही साथ इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड, जब इसकी क्रिया कराते हैं Cl2 से, क्लोरीन गैस है, तो इस कंडीशन में ये COCl2 बनाता है, इसको बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, और इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। अगर एग्जाम्पल और लेना चाहते हैं तो जब कार्बन का हम ऑक्सीजन से कराएंगे अभिक्रिया तो आपको प्राप्त होगा कार्बन डाइऑक्साइड, इसको आप जानते होंगे कार्बन डाइऑक्साइड। एक और लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसको हम बोलते हैं एथिलीन, एथिलीन। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ है कि ये एल्कीन ग्रुप के यौगिक है।
ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे तो, C2 ठो है तो C2 और यह 4 ठो है तो H4। इसको हम एथिलीन बोलते हैं या एक और नाम है इसका एथीन, एथीन कहो या एथिलीन कहो ना। जब इसकी क्रिया हम कराएंगे H2 से, किससे? H2 से, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। H2 मतलब हाइड्रोजन गैस है, तो आपको प्राप्त होगा एथेन। क्या? एथेन, यानी एक H यहाँ जुड़ेगा और एक H यहाँ जुड़ेगा ना, यानी कि CH3 और द्विबंध था तो ये सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा ऐसे, और एक H यहाँ जुड़ेगा यानी कि CH3। इसको बोलते हैं हम एथेन। क्या बोलते हैं? एथेन। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C2 H कितना है? 4 और 2 6, H कितना है? 6। C2 और H कितना है? 6 है कि नहीं? इसको बोलते हैं एथेन, ठीक है। ये हुआ ना। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये संयोजन अभिक्रिया में अभिकारकों की संख्या एक से अधिक है। देखो इसको बोलते हैं अभिकारक, इस साइड जितना भी है अभिकारक उसको बोलेंगे उत्पाद। तो अगर देखा जाए तो इसमें अभिकारकों की संख्या एक से अधिक है, लेकिन उत्पाद की संख्या केवल कितना है बाबू? उत्पाद इसमें केवल एक ही है। तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को बोलेंगे हम संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। और दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। कौन सा? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया जस्ट इसके उल्टा है, ठीक है, जस्ट इसके उल्टा। इस बार हमें एक रखना है अभिकारक पदार्थ, लेकिन उत्पाद एक से अधिक बनेगा, ठीक है। इसमें ऐसा बोलना है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थ की संख्या केवल एक ही होना चाहिए, लेकिन उत्पाद की संख्या एक से अधिक। या इसमें ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ एक से अधिक उत्पाद पदार्थ में टूट जाता है, तो इस रासायनिक अभिक्रिया को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। इसका डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। इसमें लिखेंगे ऐसी रासायनिक, इसमें ऐसा लिखता हूँ, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ एक से अधिक उत्पाद पदार्थ में, किसमें? उत्पाद पदार्थ में टूट जाता है, तो यह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से हो गया, ठीक है। इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे मान लेते हैं कि अभिकारक की संख्या बस एक होना चाहिए। अभिकारक कितना होना चाहिए? केवल एक हो, लेकिन उत्पाद की संख्या एक से अधिक होना चाहिए। इस बात को ध्यान देंगे, इसके जस्ट उल्टा है, ठीक है। जैसे हमारे पास CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको ऊष्मा दिया गया, एक बात ध्यान देंगे कि वियोजन अभिक्रिया भी 3 तरह के होते हैं। अगर पूछ दिया वियोजन अभिक्रिया कितने तरह के होते हैं, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहला होता है ऊष्मीय वियोजन। कौन सा? ऊष्मीय वियोजन। एक और होता है दूसरा, इसको हम बोलते हैं प्रकाश वियोजन। एक और होता है जिसको बोलते हैं विद्युत वियोजन, ठीक है। अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे वियोजन लिखा हुआ है। वियोजन का मतलब टूट के अलग होना। ये कैल्शियम कार्बोनेट है और ये टूट के अगर अलग हो रहा है और तीनों में से कोई चीज़ हम दिए हुए हैं इसको, तो उसके नाम के साथ वियोजन हम जोड़ देंगे, ठीक है। ध्यान ये देना है कि हम ऊष्मीय वियोजन का एक एग्जाम्पल देंगे, दूसरा देंगे हम प्रकाश वियोजन का, और तीसरा देंगे विद्युत वियोजन का। बस सीधा ये जानना है कि अगर तीनों में से हम कोई चीज़ दे रहे हैं तो ये टूट के अलग हो जाना चाहिए। तो अगर हम इस कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देते हैं, क्या देते हैं? ऊष्मा, तो ये कन्फर्म है कि यहाँ पे ऊष्मीय वियोजन होगा। कौन सा? ऊष्मीय वियोजन होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये 2 भागों में टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसका नाम आप लिख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ना, यानी कि ये ऊष्मीय वियोजन का एग्जाम्पल है।
दूसरा अगर हम दें आपको एग्जाम्पल प्रकाश वियोजन का, तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास AgCl है, क्या है AgCl, सिल्वर क्लोराइड। Ag मतलब सिल्वर होता है और Cl मतलब क्लोराइड। जब आप इसको सूर्य का प्रकाश देंगे, क्या देंगे, सूर्य का प्रकाश, तो अगर प्रकाश मिल रहा है तो यहाँ पे प्रकाश वियोजन होगा। कौन सा, प्रकाश वियोजन होगा ना, बिल्कुल होगा। अगर प्रकाश वियोजन हो रहा है तो इसका सीधा मतलब ये निकल रहा है कि यहाँ पे Ag जो तत्व है अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस अलग, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे Cl 1 है, यहाँ 2 है, तो इसको 2 करने के लिए यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, लेकिन Ag यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, इसको 2 करने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हुआ ऊष्मीय वियोजन का, ये हुआ प्रकाश वियोजन का एग्जाम्पल। एक और ले लीजिए, जैसे मान लो कि हमारे पास जल है, क्या है, जल H2O। जब आप इसको विद्युत देंगे, क्या देंगे, विद्युत यानी बिजली, तो सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे विद्युत वियोजन होगा। कौन सा, विद्युत वियोजन होगा। कैमरा में दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, अभी मैं फोकस कर दूंगा कुछ देर में, ठीक है, ध्यान दो। यहाँ पर जैसे मान लो कि हमारे पास ये जल है, इसको जैसे ही हम विद्युत देंगे, इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें से हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएंगे और प्लस में ऑक्सीजन गैस अलग, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इसमें ऑक्सीजन की संख्या 1 है, यहाँ पे 2 है, इसको 2 करने के लिए यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। H की संख्या यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे केवल 2 है, इसको 4 करने के लिए 2 लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ बाबू कि अगर देखा जाए तो वियोजन अभिक्रिया में इसमें अभिकारकों की संख्या केवल 1 है, लेकिन उत्पादों की संख्या 1 से अधिक है। तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा है, इसमें अभिकारक की संख्या 1 से अधिक था लेकिन उत्पाद केवल 1 थे, लेकिन इसमें जस्ट उल्टा है, अभिकारक 1 रहेगा लेकिन उत्पाद 1 से अधिक। तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे समझाते हैं तीसरा। अब समझिए तीसरा, विस्थापन अभिक्रिया। अगर ध्यान से देखा जाए तो विस्थापन का एक और नाम है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया बोलेगा तब भी या प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलेगा तब भी, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो इसमें हम कैसे बोलेंगे, इसमें आपको ऐसे बोलना है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को हटाकर, ठीक है, उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम बोलते हैं कौन सा, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इसमें ऐसा बोलना है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करके या हटा करके उसका स्थान खुद ग्रहण कर लेता है, तो इसी रासायनिक अभिक्रिया को बोलते हैं प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। इस बात को लिख दे रहा हूँ, ठीक है, लिखेंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करके या हटाकर, विस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, स्वयं ग्रहण कर लेता है, तो यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। कौन सा, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। इसमें आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इसमें ध्यान ये देना है कि जो अधिक एक्टिव रहेगा ये कम एक्टिव को हटा करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेगा, ठीक है। इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप ऐसा लिख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास फेरस है, आयरन को या लोहा को Fe से दिखाते हैं, Fe मतलब फेरस। जब इसको हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे, ठीक है,
यानी कॉपर सल्फेट के विलयन में इसको हम डाल दिए। तो जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो ये अधिक क्रियाशील तत्व है कॉपर की तुलना में, ठीक है। तो फेरस यानी आयरन क्या करेगा कि इस कॉपर को हटा करके यहाँ से अलग कर देगा और Fe जो है इसका स्थान खुद ग्रहण कर लेगा ना। यानी कहने का मतलब ये अधिक क्रियाशील तत्व है, कम क्रियाशील तत्व को हटाकर इसका स्थान खुद ग्रहण कर लेगा। तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को बोलेंगे हम विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया ना। जब यहाँ ग्रहण करेगा तो बना देगा FeSO4, ठीक है। यानी जो Fe है SO4 के साथ जुड़ गया तो FeSO4 बना, लेकिन जो Cu है इसको हटा देगा अलग, ठीक है। तो इस प्रकार हम बोलेंगे कि यहाँ पे प्रतिस्थापन या अभिक्रिया है या फिर विस्थापन अभिक्रिया है। समझे कि नहीं समझे? यानी कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लिया। तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को बोलते हैं प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। एक और देखते हैं, जैसे मान लो जिंक है। जिंक जो होता है ना, ये भी क्या होता है कि कॉपर सल्फेट के अगर विलयन में डाला जाए इसको, तो ये भी क्या करता है कि कॉपर से क्रियाशील अधिक होने की वजह से कॉपर को फिर से हटाता है और यहाँ पे ZnSO4 बनाता है और कॉपर को अलग ढकेल देता है, ठीक है। तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को बोलेंगे हम क्या चीज़? विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अगर हम आगे बात करें, जैसे Pb मतलब लेड होता है, सीसा को बोलते हैं। जब इसको हम क्या करेंगे कि CuCl2 कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो ये Pb क्या करता है ना कि Cu को हटाकर इसका स्थान ग्रहण कर लेता है, यानी कि PbCl2 यानी कि लेड क्लोराइड, ठीक है। और प्लस में क्या बनाता है, ये Cu को अलग कर दो, Cu को अलग ना, यानी जो लेड है सीसा, ये भी कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील तत्व है। अब एक कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास है Na2 और SO4, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। जब इसको हम BaCl2 बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे एक काम होता है, ध्यान देना। यहाँ पे एक क्या होता है कि ये जो बेरियम है सोडियम को हटाता है और ये जो सोडियम है बेरियम को हटाता है। सुनना ध्यान से, यहाँ से जो बेरियम है ये सोडियम को हटाकर ग्रहण कर लेगा इसका स्थान, और जो सोडियम है यहाँ से हट के इसके साथ कर लेता है ग्रहण स्थान। तो इस कंडीशन में क्या बनाएगा बता? तो BaSO4 के साथ जुड़ेगा, तो BaSO4 प्लस यहाँ पे देखा जाए तो Na और Cl जुड़ेगा, तो होगा NaCl। इसको संतुलित कर लेते हैं। Na 2 ठो है और Cl भी 2 ठो है, Na 1 ठो है, Cl भी 1 ठो, तो इसको 2 करने के लिए यहाँ पे 2 लिख देंगे तो संतुलित हो गया ना। अगर ध्यान से देखा जाए, सुनना ध्यान से, यहाँ पे हम 3 जो एग्जाम्पल लिए हैं, इन तीनों में एक खास बात देखने को मिला है। क्या क्या? कि जो लोहा है ना, ये चाहे जिंक चाहे लेड, ये तीनों के तीनों क्या किए हैं कि केवल कॉपर को हटा के अलग कर दिया है, और जबकि इसका स्थान खुद ये ग्रहण कर लिया है। केवल एक ही बार ये आया और इसको हटाया, हटाने के बाद इसका स्थान ग्रहण कर लिया। लेकिन इसमें अगर देखा जाए, इसमें तो हुआ ये है कि सोडियम सल्फेट का जो सोडियम है और बेरियम क्लोराइड का जो बेरियम है, ये क्या किया है कि ये भी इसको हटाया और इसका जगह ग्रहण कर लिया सोडियम, और बेरियम भी इसको हटाया और इसका स्थान ग्रहण कर लिया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेरियम भी इसको हटा रहा है, ये भी इसको हटा रहा है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे दो जगह पर प्रतिस्थापन हो रहा है या विस्थापन हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रासायनिक अभिक्रिया को बोलेंगे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सा? द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। और इसमें देखा जाए तो केवल एक बार विस्थापन हो रहा है, केवल एक बार। तो इसको हम बोलते हैं एकल विस्थापन। क्या बोलते हैं? एकल विस्थापन। अब समझो थोड़ा सा कि जो विस्थापन अभिक्रिया होता है ये भी 2 तरह के होते हैं। पहला होता है एकल विस्थापन, दूसरा होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि
अधिक क्रियाशील तत्व जो होता है ना, कम क्रियाशील तत्व को हटाएगा और उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। लेकिन अगर द्वितीय विस्थापन की बात किया जाए तो इसमें भी सेम वही होता है, लेकिन इसमें 2 बार विस्थापन होता है। यानी एक बार ये हटेगा, इसका स्थान ग्रहण होगा, तो अब यहाँ से ये हटेगा, इसका स्थान ग्रहण करेगा। तो इस प्रकार के जब रासायनिक अभिक्रिया आएगा तो इसका मतलब यहाँ पे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ चुके होंगे। अब समझिए चौथा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बहुत ही आसान है, इस बार कुछ नहीं होना है, केवल ऊष्मा निकलेगा, कुछ नहीं। लिखेंगे ऐसा रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, जिसमें ऊष्मा जो होता है निर्मुक्त होती है। क्या होती है? निर्मुक्त होती है। ठीक है, क्या कहलाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, अगर ध्यान से देखा जाए तो इस बार रिएक्शन तो होगा, पक्का होगा, लेकिन रिएक्शन जब होता है ना तो साथ ही साथ कुछ ऊष्मा भी निकलना चाहिए। अगर ऊष्मा निकल रहा है तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को बोलेंगे हम कौन सा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल का अगर बात करें, एग्जाम्पल का, तो अगर आप कार्बन का अभिक्रिया कराते हैं ऑक्सीजन से तो इस कंडीशन में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बनाता है, लेकिन साथ साथ कुछ ऊष्मा भी निकलता है। कितना? तो 94 किलो कैलोरी। ठीक है, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी कितना निकलता है? 94 किलो कैलोरी। ठीक है, यानी कि इसमें हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलता है, तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको जानना चाहिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कौन सा? ऊष्माशोषी। एक शब्द जुड़ा है यहाँ पे, शोषी। शोषी का मतलब इसको चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? ऊष्मा। ठीक है, तो अगला है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आप इसके नाम से ही समझ चुके होंगे कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, इसमें आप ऐसे लिखेंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। सीधा सीधा आप लिख सकते हैं, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। लिख दीजिए अवशोषण, अवशोषण होता है। क्या कहलाता है? ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है ना। ऊष्माशोषी का जब भी बात करेगा तो सीधा आपको समझ में आना चाहिए कि इस बार ऊष्मा सोखेगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे मान लो कि हमारे पास नाइट्रोजन है। ठीक है, N2। जब इसका हम क्रिया कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो इसको क्रिया करने के लिए इसको कुछ ऊष्मा भी चाहिए। तो कितना चाहिए होता है? तो 45, कितना? 45 किलो कैलोरी। ध्यान देना, इस बार हम क्या कर रहे हैं कि ऊष्मा को जोड़ रहे हैं, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो इसको अभिक्रिया करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ रही है। कितना? तो 45 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ रही है। तो जब पड़ रहा है तो यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड यानी NO बनाता है। क्या बनाता है? NO बनाता है। N भी यहाँ पे एक ठो है, सॉरी 2 ठो है, यहाँ ऑक्सीजन भी 2 ठो है। इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान देंगे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
या एक तरीका और लिखने का, अगर मान लो कि N2 यहाँ पे है प्लस में O2 यहाँ पे है, हम चाहते हैं कि इसको उधर लिखें, इसको उधर लिखें, तो एक काम कर सकते हैं, ये प्लस चिन्ह न लगाकर जब उधर लिखना पड़ेगा तो इसका चिन्ह हम बदल देंगे। क्या लिखेंगे? माइनस करके ना, यानी एक एरो लगाइए, लगा दिए। इसके बाद जो बनाया उसको लिखो 2NO। लेकिन यहाँ पे प्लस है तो इसको हम पीछे जब भेजेंगे तो माइनस में करना है 45 किलो कैलोरी। ठीक है, आपको पता चल चुका होगा कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में अगर ऊष्मा को आप दिखाएंगे तो या तो अभिकारकों के साथ दिखाइए तो प्लस करके, अगर उत्पाद के साथ दिखाएंगे तो माइनस चिन्ह के साथ। ठीक है, तो अभिकारकों के साथ ऊष्मा धन चिन्ह के साथ जुड़ता है, लेकिन उत्पाद के साथ जो ऊष्मा है माइनस चिन्ह के साथ जुड़ता है। ठीक है, क्या जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे समझते हैं। अब समझिए आक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है इस बारे में। छठवां, इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा आप समझिएगा। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, यानी ऑक्सीजन जिसमें जुड़ता है, तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम बोलते हैं क्या चीज़? आक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, आक्सीकरण अभिक्रिया आप एक और तरीके से बोल सकते हैं, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तत्व अथवा यौगिकों के द्वारा, तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम बोलते हैं कौन सा? आक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को मैं O2 लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना, ऑक्सीजन का संयोग होता है, संयोग मतलब जुड़ता है ना, संयोग होता है या संयोजन होता है, कुछ भी लिखो, होता है, आक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कार्बन है, क्या है? कार्बन। इसके साथ हम ऑक्सीजन को जोड़ेंगे। ध्यान देना है कि ऑक्सीजन जुड़ना चाहिए, O2 हमेशा जोड़ेंगे। तो इसको हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो उत्पाद बनेगा ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ना, तो ये इसको बोलेंगे अभिकारक, इसको बोलेंगे उत्पाद। तो अभिकारक किसे बोलते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। उत्पाद किसे बोलते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो नया चीज़ हमें प्राप्त होता है उसको बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, इसका और एग्जाम्पल लेते हैं। क्या? जैसे मान लो कि हमारे पास है CO, कापर। जब कापर के साथ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो होगा CuO प्राप्त होता है, कापर ऑक्साइड। ठीक है, अगर O की बात करें, यहाँ पे 2 ठो है, यहाँ 1 ठो है, इसको 2 करने के लिए यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कापर की संख्या 2 ठो हो गया, यहाँ पे 1 ठो है, इसको 2 करने के लिए यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, समीकरण संतुलित है। आगे अगर मान लो कि हमारे पास मैग्नीशियम है, इसमें हम ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो बनाता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे O 2 ठो है, यहाँ पे 1 ठो, इसको 2 करने के लिए 2 लिखना पड़ेगा। लेकिन Mg यहाँ पे 2 ठो हो गया, यहाँ पे 1 ठो है, इसको 2 करने के लिए 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑक्सीकरण अभिक्रिया का ये एग्जाम्पल है। इसके बाद 7वां समझते हैं, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, एक बात ध्यान देना, ऑक्सीकरण का एक नाम और बताए थे हम, क्या चीज़? उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण कहेगा चाहे उपचयन कहेगा, दोनों का एक ही मतलब है, लेकिन गलती से उ न लिख के अगर अ लिख दिया तो हम समझेंगे ये अलग है। अगर यहाँ पे उ होता उपचयन तो समझते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपचयन है, तो अपचयन में क्या होता है कि हाइड्रोजन जुड़ता है। क्या जुड़ता है? हाइड्रोजन। तो इसमें ऐसा लिखना है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया
ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन यानी H2 का संयोग होता है या संयोजन होता है या जुड़ता है, कुछ लिखो ना, संयोजन होता है क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास CuO है, कॉपर ऑक्साइड। जब इसमें हम जोड़ेंगे हाइड्रोजन गैस को तो इसमें क्या होता है कि कॉपर अलग हो जाता है, प्लस में ये H2 जो है O के साथ जुड़ जाता है तो बनाता है H2O। ठीक है, यानी कि कॉपर अलग हो गया और जल अलग, H2O मतलब जल। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इस रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस को हम जोड़े हैं, तो इस प्रकार से हम बोलेंगे कि यहाँ पे अपचयन हुआ है। अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास मान लो कि C डबल बॉन्ड CH2, इधर H2, एक नाम अभी कुछ देर पहले बताए थे एथीन या एथिलीन, लो लिखता हूँ मैं एथिलीन। जब इसमें हम H2 को जोड़ेंगे, हाइड्रोजन गैस को जोड़ देंगे, तो आपको पता है कि एथेन बनाता है। एथेन कैसे बनेगा? तो एकरा में से एक OH निकल के यहाँ जुड़ता है, यहाँ 2 ठे 3 ठे हो जाएगा, और ए में से एक OH और निकलेगा, यहाँ जुड़ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे होगा H3C, फिर इस बार सिंगल बॉन्ड लिखना है, फिर CH3। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एथेन। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, यही सेम चीज़ को। यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 है तो आप C 2 ठो लिख दो, C2। H कितना है? 2 और 2 4, तो H4 लिख सकते हो। ये भी एथिलीन है, सेम चीज़ है ना। जब इसकी क्रिया H2 से होगा तो कुछ नहीं होता है, कार्बन की संख्या 2 है, यहाँ भी 2 है तो 2 लिखो, C2। H कितना है? 4 और 2 6 है, यहाँ पे 3 3 6 है, तो आप पैसे भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, ये क्या है? एथेन है। ध्यान से देखा जाए तो यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ रहा है, यहाँ भी जुड़ रहा है, तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को बोलते हैं क्या चीज़? अपचयन अभिक्रिया, जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तब। एक और है 8वां नंबर, रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सा? रेडॉक्स अभिक्रिया। और ये जो अभिक्रिया है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रेडॉक्स अभिक्रिया, इसमें होता ये है ना कि इस बार ऐसा रासायनिक अभिक्रिया होना चाहिए जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ ही होता है। ठीक है, अगर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो रहा है तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम बोलते हैं कौन सा? रेडॉक्स अभिक्रिया। आप इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं। इसमें आपको ऐसा लिखना है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान देना आपके एग्जाम में आता है ना, तो आप इसको छोड़ेंगे नहीं। कारण क्या है कि इम्पोर्टेंट है और इसको समझने में थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों को, और इसी वजह से ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार देता है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? ध्यान देना, इसमें ऐसा लिखना है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण, कौन सा? ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं दोनों एक साथ होते हैं, दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होते हैं, तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। अभिक्रिया कहलाता है। एक बात नोटिस करो कि जब अभी कुछ देर पहले ऑक्सीकरण का
डेफिनेशन जब मैं आपको बता रहा था तो उस समय एक चीज़ बताए थे, क्या चीज़, कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। उस समय एक बात और बताए थे ना, क्या चीज़, कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, तो उस कंडीशन में उस रासायनिक अभिक्रिया को बोलेंगे ऑक्सीकरण। ठीक है। और अपचयन का मतलब होता है ग्रहण करना, किसको, इलेक्ट्रॉन को। ठीक है। अगर ऑक्सीकरण हो रहा है तो समझना है कि समझना है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, लेकिन जब अपचयन की बात होगी तो समझना कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं। ठीक है। यानी ऑक्सीकरण और अपचयन, इसका मतलब समझना कि एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। जहाँ पर यह प्रक्रिया हो रही है, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन को त्यागना, दूसरे तरफ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी कि यहाँ पे दोनों काम हो रहा है, ऑक्सीकरण और अपचयन। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण की अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाएगा, लेकिन अपचयन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाएगा। ठीक है। तो ये काम कहाँ होता है, ये काम होता है सेल में। किस में होता है, सेल में। जैसे एग्जाम्पल अभी आपको दूंगा डेनियल सेल का, वहाँ पे कैसे होता है थोड़ा सा आपको बताऊंगा। ठीक है। ध्यान ये देना है, जैसे मान लो ये कैसे बनाए थे मैं आपको बता दे रहा हूँ, और इसमें कैसे होता है ऑक्सीकरण अपचयन वही बता रहा हूँ ना। जैसे मान लो कि हमारे पास दो बर्तन रहेंगे, क्या रहेंगे, दो बर्तन। मैं कहाँ लिखूँ जी, मैं साफ साफ बना नहीं पा रहा हूँ, चलो यहाँ बनाता हूँ। चलो एक बर्तन यहाँ पे, एक जस्ट इसके बगल में। ठीक है। और इसमें हम डाल देंगे जिंक के छड़। किसमें, इसमें, इस बर्तन में जिंक का छड़ डालेंगे। किसका, जिंक का। एक छड़ डाल दिए, किसका, जिंक का। इसको हम ZN से दिखा सकते हैं। एक और हम डालते हैं इसमें कापर का छड़। किसमें, इसमें कापर का, Cu, कापर को दिखाते हैं। एक बात और है कि अगर हम जिंक के छड़ इसमें डाले हुए हैं तो एक हमें विलयन भी भरना पड़ेगा, इसमें एक विलयन भी भरना पड़ेगा, लेकिन किस चीज़ का होगा, ये बात बहुत ज़्यादा मायने रखता है, किस चीज़ का होगा ना। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर जिंक का आप लिए हैं छड़ तो आपको जिंक सल्फेट का विलयन लेना पड़ेगा, ZnSO4। ठीक है। अगर आप कापर रखे हैं इसमें तो ध्यान देना है कि आपको एक विलयन लेना पड़ेगा कापर सल्फेट का। किसका, अगर कापर लिए हैं तो CuSO4, कापर सल्फेट का विलयन लेना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा लाइन सीधा बना देता हूँ, टेढ़ा बन जा रहा है। ठीक है। अब ध्यान ये देना है कि यहाँ से एक तार निकालना है ऊपर की तरफ। लो, तार निकाल दिया। इस छड़ से भी ऊपर तार निकालना है। ठीक है। साथ ही साथ इसमें एक वोल्ट मीटर को जोड़ देना है। वोल्ट मीटर ना, जो वोल्टेज बताता है, वोल्ट मीटर मैं V से लिख दे रहा हूँ। एक काम और, अगर मान लो करंट इस प्रकार से बहेगा ना तो इसमें आएगा, तो यहाँ से अब इसमें ट्रांसफ़र होने के लिए कुछ तो चाहिए भाई। ये बर्तन अलग है, ये बर्तन अलग है, दोनों को हम कैसे करें, ये भी ध्यान देना है कि मिलाना नहीं है। तो इसमें एक उपकरण को हम डालते हैं, क्या चीज़, ध्यान देना, ऐसे बना देंगे, ऐसे ऐसे। ठीक है। इसको बोलते हैं साल्ट ब्रिज, हिंदी में लवण सेतु। लवण सेतु, सेतु मतलब होता है पुल, होता है ना, सेतु मतलब पुल, एक तरह का पुल है समझ लो, दोनों को ज्वाइंट करता है, दोनों को ज्वाइंट करता है ना। ठीक है। अगर ध्यान से देखा जाए तो अब इलेक्ट्रॉन्स इस साइड से प्रवाहित तो होएगा ना। ठीक है। आपको बता दूं कि ये काम करता है एनोड का। किसका, एनोड का। और ये काम करता है कैथोड का। किसका, कैथोड का। और एनोड पर हमेशा होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है, ऑक्सीकरण। और कैथोड पर
हमेशा होता है अपचयन। क्या होता है? अपचयन। अभी कुछ देर पहले हम बताए थे कि इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ में होना चाहिए। तो इस साइड होगा ऑक्सीकरण और इस साइड होगा अपचयन। ऑक्सीकरण मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा, लेकिन ये जो कॉपर है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अगर देखा जाए जैसे ही हम कॉपर सल्फेट के विलयन को इसमें डालें ना, तो क्या होता है कि कॉपर जो है ना ये अपने आयनों में टूट जाता है, Cu++ और SO4-, ये इसका आयनिक रूप है। ठीक है, इस प्रकार से टूट जाता है। और ये भी सेम टूटता है, Zn++ प्लस SO4-। आप दो बार प्लस न लिख करके आप इसको सीधा लिखेंगे 2+, दो बार माइनस न लिख कर आप 2- लिख सकते हैं। सेम यहाँ भी लिख सकते हैं 2+, 2-। ठीक है, अब होता ये है कि जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन त्यागा ये और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बहना शुरू हुआ, तो इलेक्ट्रॉन पहुँचेगा यहाँ पर कॉपर के छड़ में, और इस विलयन में बहुत सारा Cu++, Cu2+, यानी Cu2+, बहुत सारा आयन घूम रहे होंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर 2+ है तो इसका मतलब कि ये धनावेशित है। धनावेशित है इसका मतलब कि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए कहीं से। कहाँ से चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। अगर किसी पे धन आवेश है इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलते चलते इधर पहुँचा ना, तो जैसे ही इस छड़ के पास आया इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या किया कि इसके पास इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए चला गया। तो जो ये Cu2+ है, Cu2+, ये क्या करता है कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जितना प्लस लिखा रहेगा, अगर 2+ है तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा इसमें ना, तो यहाँ पे कॉपर का जो आयन है पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे कॉपर ही केवल बचेगा ना, यानी कॉपर ये प्लस आयन के रूप में घूम रहा है, लेकिन इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए जाएगा इस छड़ के पास। तो जैसे ही इस छड़ के पास पहुँचेगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते समय इसी छड़ में चिपक जाता है, इसी छड़ में चिपक जाता है कॉपर बन के। क्या बन के? कॉपर बन के। ठीक है, लेकिन अगर हम जिंक की बात करें, किसका? जिंक का। ये जो जिंक का छड़ है ना, अगर हम जिंक का बात करें तो ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इस पे 2++ आयन आएंगे, यानी 2+ आएंगे। जब 2+ आयन आएंगे तो आएगा कब? जब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तब आएगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए यहाँ पे, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे त्यागा था ये इस प्रकार से बहना शुरू हुआ और इस प्रकार से इस कॉपर के छड़ के पास पहुँचा। जैसे ही पहुँचा यहाँ पे, कॉपर क्या किया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए इसके पास गया। अब जैसे ही ग्रहण किया ये कॉपर के रूप में इस छड़ में चिपक गया, और जैसे जैसे ये सभी आयन वहाँ पे पहुँचते जाएंगे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए, वैसे वैसे ये सभी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इस पर चिपकते चले जाएंगे। इतना चिपकेंगे इस पर, इतना चिपकेंगे कि ये छड़ जो पतला था इस बार मोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोटा। क्योंकि कॉपर जितने भी घूम रहे थे इसमें ना, सब इस पर चिपकना शुरू हो जाएंगे ना। कहने का मतलब ये समझिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण की जा रही है। अगर त्यागा जा रहा है तो ऑक्सीकरण हो रहा है, और ग्रहण की जा रही है तो अपचयन। तो इसमें क्या होता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया होता है, क्योंकि ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रक्रिया दोनों एक साथ हो रहा है। ठीक है, तो अगर इन दोनों का ध्यान देना, ये जो प्रक्रिया हो रही है, अगर हम एनोड की बात करें, एनोड ना, तो अगर एनोड पे जो प्रक्रिया हो रही है ये कौन सा हो रहा है? ये वाला, यानी जो जिंक है एनोड पर क्या होगा? जो जिंक है, जिंक ना, ये जिंक की छड़, ये क्या करता है कि जिंक अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो इसके ऊपर 2 धन आवेश आ जाता है।
ठीक है। और कैथोड पे क्या होता है भाई, कैथोड पर ये होगा कि यहाँ पे जो कॉपर के आयन है, कॉपर के आयन ये क्या करेगा कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। जैसे ही ग्रहण करेगा ये पूर्ण रूप से कॉपर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्यागा गया और ग्रहण भी की गई। तो अगर त्यागा जा रहा है इसका मतलब यहाँ पे हुआ ऑक्सीकरण, कौन सा, ऑक्सीकरण, और यहाँ पे अपचयन, क्योंकि यहाँ पे ग्रहण की गई। अगर यहाँ पे देखा जाए तो हम समझ चुके कि रेडॉक्स अभिक्रिया हुआ है। तो जब इसका हम कुल रेडॉक्स अभिक्रिया निकालेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया तो क्या करेंगे, इसको जोड़ देना है। और ये ध्यान देना है कि तीर के उधर या इधर जो सेम चीज़ दिखेंगे उसको काट देना है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 ठो है, यहाँ भी 2 ठो, काट देना है, ठीक है। और कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे Zn जो है जिंक जुड़ेगा इसके साथ Cu2+ के साथ। आगे ये जो है Zn2+ ये जुड़ेगा Cu के साथ। इसका मतलब कुल रेडॉक्स अभिक्रिया ये प्राप्त हो गया ना। कहने का मतलब है कि जब भी आपसे पूछता है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है तो आप सीधा सा ये डेफिनेशन देंगे। अगर मन करता है कभी आप एग्जाम्पल समझाने के लिए तो आप सीधा से ये चित्र बनाएंगे और इसमें आप दिखा देंगे किधर एनोड है किधर कैथोड है। और ये रिएक्शन आप दिखाएंगे कि ये एनोड पर हो रहा है, किस पे, एनोड पर ये कार्य हो रहा है, ये कैथोड पे हो रहा है, किस पे, कैथोड पर, ठीक है। इसका कुल आप रेडॉक्स अभिक्रिया निकाल देंगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा ना। तो अगर देखा जाए इसका एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं हम तो केवल रासायनिक समीकरण लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि जब जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ हम कराते हैं रिएक्शन तो आपको ZnSO4 प्राप्त होता है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर विस्थापित। बस ये समझना कि जो जिंक है कॉपर को हटाएगा और इसका स्थान स्वयं ग्रहण करेगा और कॉपर को अलग, ठीक है। कॉपर अलग होकर के इस पर चिपक जा रहा है ना। तो ये आपका जो एग्जाम्पल है ये रेडॉक्स अभिक्रिया का है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आज का टॉपिक कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है, और सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हमने आपको डिटेल से समझाया है। आप इसके बारे में बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो जाने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए ताकि और भी बेहतरीन वीडियोज़ आपको मैं प्रोवाइड करा सकूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।